ये प्रिया भी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक जो है अमेरिका की क्रांति। हमने अमेरिका की क्रांति जो इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका की 13 बस्तियों के द्वारा की गई, विभिन्न यूरोप के देशों ने अमेरिका की क्रांति का समर्थन किया। ये क्रांति सफल हुई। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1776 से लेकर 1783 ईस्वी तक अमेरिका इंग्लैंड के साथ युद्धों में उलझा रहा। ये अमन और प्रिया बेटा ऑनलाइन आ जाओ जल्दी, कैमरा ऑन करो अपना। युद्धों में जो है लगातार उलझा रहा। जब युद्धों में ये उलझे रहे तो इंग्लैंड की पराजय हुई। यूरोप के देशों ने फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इनका सहयोग मिला। अमेरिका स्वतंत्र हुआ। जब बेटा अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका की क्रांति के अमेरिका के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, फ्रांस के ऊपर, यूरोप के ऊपर और वर्ल्ड के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं या उपनिवेश जो थे उनका जो है साम्राज्यवादी शक्तियों के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं, तो हर एक राष्ट्र के नागरिक इस बात की प्रेरणा लेते हैं कि किस प्रकार से इंग्लैंड को, एक शक्तिशाली विश्व की नंबर 1 शक्ति को, किस प्रकार से अमेरिका के लोगों ने जिस इंग्लैंड को अजय माना जाता था उसको किस प्रकार से पराजित किया। उसको पराजित करने के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस प्रकार से की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का विश्व इतिहास के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका पहला देश है, पहला लोकतांत्रिक देश है जिसमें संविधान लागू हुआ, जिसमें राजतंत्र की बजाय संविधान तंत्र लागू हुआ और संविधान लोकतंत्र, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन स्थापित हुआ। और बड़ी विचित्र बात थी कि यूरोप के जो राष्ट्र जो उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे थे उनके मुंह पे एक तमाचा था। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो विषय है वो विषय है अमेरिका की क्रांति के प्रभाव। अमेरिका की क्रांति के कौन कौन से प्रभाव पड़े। सबसे पहले जो प्रभाव जो है डायरेक्ट रूप से अमेरिका के ऊपर पड़ता है। नंबर 1, अमेरिका के अंदर, अमेरिका में क्या लागू होता है। सबसे पहले अमेरिका स्वतंत्र होता है। इस क्रांति का सबसे पहला प्रभाव अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और इंग्लैंड के हाथ से उपनिवेश जाते रहे। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के सभी उपनिवेशों ने मिलकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इसके बाद 76 से लेकर 83 तक लगभग जो है 7 साल तक इंग्लैंड और अमेरिका, अब जो है क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका था, इनके मध्य संघर्ष चला। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक संघर्ष हुआ और इस संघर्ष का प्रतिफल ये रहा
कि अमेरिका विजयी रहा और पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध बंद हो गया। 13 उपनिवेशों को इंग्लैंड के द्वारा स्वतंत्र मान लिया गया। बेटा एक बताओ, आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बेटा आवाज ये अभी, बेटा इसको बंद करो आप स्पीकर को। संविधान का निर्माण अमेरिका में। इसके बाद लिखित संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका विश्व का ऐसा पहला देश है और सबसे पुराना देश है, इसलिए कहते हैं कि अमेरिका सबसे पुराना देश है भाई लोकतंत्र के मामले में। 17 सितंबर 1787 ईस्वी में संविधान को अंतिम रूप दिया गया और 1788 ईस्वी में पूरे के पूरे अमेरिका के 13 जो बस्तियां थी उस टाइम, इन सभी बस्तियों ने जो राज्य का रूप धारण कर चुकी थी, राज्य बोलने लगे थे, अब इनको 13 राज्य, इन सभी ने इसे स्वीकार कर लिया। अब संविधान के तहत क्या हुआ कि अमेरिका जो है, अमेरिका में एक लोकतांत्रिक और जो है गणतंत्र स्थापित कर दिया, लोकतंत्र स्थापित कर दिया। वहाँ जो है संसद स्थापित होगी, राष्ट्रपति हो गया, चुने हुए प्रतिनिधि हो गए, जो है अलग से न्यायपालिका होगी। कुल मिला के हम एक बात कह सकते हैं बेटा कि वहाँ संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के तहत जो बॉडी थी इनकी, जो संविधान के तहत, चाहे उसमें न्यायपालिका हो, चाहे उसके अंदर जो है सदन हो, विधानसभा जिसमें जो 2 सदन होते थे इनके, चाहे चुनाव का सिस्टम क्या था, वो सारा का सारा इनके द्वारा जो है क्रिएट कर दिया गया। फिर जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट था सामाजिक समानता। सामाजिक समानता ये अमेरिका की क्रांति से पहले नहीं थी। अमेरिका में ब्रिटिश लोगों का आधिपत्य था, जमींदार, कुलीन तंत्र, विशिष्ट लोग, ये पता नहीं क्या क्या थे, आनुवंशिक आधार पर इंग्लैंड के लोगों को श्रेष्ठ मानना, बड़े बड़े जो जमींदार थे उनका सिस्टम था। अब यहाँ सिस्टम चेंज हो गया। संविधान के तहत एक आम आदमी और एक खास आदमी, कोई भी आदमी है, सभी को एक समान मान लिया गया, सभी को जो है एक समान मान लिया गया। और साथ ही साथ जो है जायदाद जो थी, बड़ी बड़ी जायदादें जो है अगर दी, उसका विघटन कर दिया, उसको जो है सरकार ने कब्जे में लेके धीरे धीरे आम आदमी में बांटना प्रारंभ कर दिया, सिस्टम क्रिएट हो गया। कृषि और व्यापार की उन्नति, कृषि क्रांति के पश्चात अमेरिका के जो नागरिक थे उनको समान अवसर दिए गए, एक समान उनको अवसर दिए गए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपना विकास कर सकता है। तो क्या हुआ कि जो पहले जो उत्पादन होता था, ये भी इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले जो उत्पादन होता था वो उत्पादन किसको ध्यान में रख, वो इंग्लैंड के लिए कच्चे माल के रूप में कच्चा माल तैयार करने के लिए हुआ करता। मार्केट को ध्यान में रख के नहीं, केवल इंग्लैंड के उद्योगों को ध्यान में रख के उनके लिए कच्चे माल के लिए होता था। अब क्या हुआ, और अंग्रेज जो थे बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती, उनकी जागीरें छीन ली गई। जो किसानों में प्रतिबंध होया कर दे कि भाई आपने इसी चीज की खेती करनी है जो इंग्लैंड के उद्योगों के लिए सहायक है, उसको हटा दिया गया। अब क्या हुआ, अमेरिका के लोगों को अधिकार दिया गया कि खुद की खेती जो मर्जी हो कर लो। जो बड़ी बड़ी जागीरें थी इंग्लैंड के लोगों के हाथ में थी, उन पर जो है उन लोगों में बांट दिया गया। अब जो एक बात और, धीरे धीरे परंपरा ऐसी कायम होने लगी कि जो खेती थी वो बेची जाने वाली वस्तु हो गया। पहले सरकार ने दिया, सरकार ने इन किसानों को प्रोत्साहित भी कराया, इन लोगों को जो है इनके माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुविधाएं भी दी, उत्तम क्वालिटी के बीज भी दिए। तो यहाँ कृषि क्रांति होगी, कृषि का विकास बड़ी तेजी से हुआ। यहाँ व्यापार की उन्नति होगी। अब इससे पहले क्या था, आयात निर्यात की नीति इंग्लैंड के अधीन थी। इंग्लैंड ना, मैंने कल
हम जो बाद में टॉपिक हमने अमेरिका क्रांति की, इसमें एक बात आप देखी कि जो इंग्लैंड वाले थे उनकी नीति क्या थी। उनकी नीति ये थी कि भाई जो माल भी होगा कच्चा माल वहाँ पहुँचाया जाएगा और तैयार माल जो है अमेरिका में इंग्लैंड का जाएगा। फिर जहाज जो है उन जहाज़ों में इंग्लैंड के जहाज़ों के अलावा दूसरे जहाज़ों में नहीं जा सकता था। इससे अमेरिका में व्यापार का विकास, अमेरिका के व्यापारियों को विकास नहीं हो रहा था, उनको ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था, अनगिनत प्रतिबंध थे। यहाँ सिस्टम चेंज कर दिया गया। यहाँ जो है एक बात कही गई कि भाई ठीक है, अब अमेरिका की नीति जो है, जो बाहर से माल आएगा अब उसको ऊपर टैक्स लगेगा। अब टैक्स लगा कौन रखेगा? उसने टैक्स रखा, अमेरिका में रहेगा। इन्होंने आयात निर्यात नीति को सुगम बनाया। इसके साथ साथ दूसरे राष्ट्रों ने और जो देश थे जिन अमेरिका को सहयोग किया था, उन लोगों ने अपने व्यापार के जो रास्ते खोल दिए, अपनी बंदरगाहें खोल दी इनके लिए। अपने जो देश में इनके आयात निर्यात जो पहले भी होया करता लेकिन अब बड़ी मात्रा में होने लग गया, तो व्यापार वाणिज्य का बड़ी तेजी से विकास हो। इसके साथ साथ भाई अमेरिका में बैंक खुलने लग गए, अमेरिका के खुद के बैंक हो गए वो। इसमें फिलाडेल्फिया और बोस्टन के व्यापारिक बैंकों की स्थापना की बात आती है। उद्योग धंधों का विकास, उद्योग धंधों का विकास अब कहते हैं बड़ी तेजी से उद्योग धंधे हुए। इससे पहले क्या था? इंग्लैंड जो चाहेगा ना वही उद्योग स्थापित होगा। इंग्लैंड चाहवा नहीं था। इंग्लैंड तो केवल ये चाहता था कि भाई कच्चा माल खातर या एक मंडी बनी रहे, तैयार माल उसकी खपत हो जाए और कच्चा माल था जा। एक आधा उद्योग धीरे धीरे स्थापित होते। वो भी खासकर जो है सप्तवर्षीय युद्ध होता है जब इंग्लैंड और फ्रांस का, उस टाइम थोड़े बहुत उद्योग यहाँ स्थापित होते हैं। तो क्या हुआ, अब अमेरिका हो गया स्वतंत्र। अमेरिका ने क्या करा? अमेरिका ने अपने उद्योगों का बड़ी तेजी से विकास किया। विदेशी जो माल आया करता, अभी इन्होंने अपनी नीति बनाई, जो इनको चाहिए, जो इनके लिए, उस पर शुल्क तो लगाओगे। अब इन्होंने अपने हिसाब से नीतियां बनाई और उद्योगों के लिए कहते हैं कि सुगम नीतियां बनाई। सरकार ने भी प्रोत्साहित किया और जो है धीरे धीरे यहाँ जो है उद्योगों का विकास होने लगा। कुछ कहते हैं यहाँ मैसाचुसेट्स वस्त्र उद्योग का बड़ी तेजी से विकास हुआ। इसके साथ साथ कनेक्टिकट राज्य में घड़िया और टीन बड़ी मात्रा में बनाया जाने लगा। कांच, लोहा, कागज, अन्य वस्तुओं के लिए अमेरिका में अनेक उद्योग स्थापित हो। धीरे धीरे उनका विकास बड़ी तेजी से हुआ। आज अगर बात कराना, अमेरिका जो है विश्व की नंबर 1 पावर है, चाहे सामरिक मामला में ला ले, चाहे आर्थिक मामला में ला ले भाई, और चाहे अलग अलग प्रकार से। अब फिलहाल आप देखोगे यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं, इजराइल के अंदर एक पंगा हुआ है। अमेरिका का इंटरफेयर होते हुए सारा सिस्टम जो सुधर गया। आपने देखा कि सीरिया के अंदर किस प्रकार से, इराक के अंदर किस प्रकार से। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसके ऊपर एक दिन डिस्कस करेंगे सारा टॉपिक के ऊपर। बेटा यहाँ कृषि का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ और यहाँ उद्योग धंधों का विकास बड़ी तेजी से हुआ। अब शिक्षा का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की क्रांति के लिए शिक्षा जिम्मेदार थी। लोकतंत्र की एक खासियत होती है, जो आदमी शिक्षित होगा वो विचारवान होगा। जो आदमी शिक्षित होगा, इनका कहना था कि शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि वो विचार होंगे, वो अपने अधिकारों के लिए सचेत होगा। अब हमारे देश में क्या चल रहा है? हमारे देश में शिक्षा को बाजारीकरण बना दिया है। हमारे देश में नहीं चाहते कि जो आम आदमी शिक्षा ले, कि प्राइवेट स्कूल बढ़ावा देना, सरकारी स्कूल जो आम आदमी, कुछ नहीं चाहिए आम आदमी ने। एक तो आम आदमी को शिक्षा मिल जाए, फ्री शिक्षा होनी चाहिए पूरा देश के लिए, और बेटर शिक्षा होनी चाहिए, ताकि उसको अंधविश्वास, धर्म के अंधविश्वास, जाति के अंधविश्वास, पाखंड से छूट मिल जाए। ये अमेरिका कहता है। अमेरिका के संविधान के बाद के यहाँ के लोग कहते हैं। टॉमस जेफरसन एक व्यक्ति था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो है सब चीजों से ऊपर मुझे यह आशा है कि जनसाधारण की शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा।
मुझे यह विश्वास है कि लोगों के अच्छे ज्ञान से हमें यह भरोसा कर सकते हैं कि वे स्वतंत्रता की काफी हद तक रक्षा कर सकेंगे। भक्त नहीं भाई, अंधभक्त नहीं। अंधभक्त हमारे जो अंधभक्त पैदा हो रहे हैं, या मेरी जाति, या मेरा धर्म, या मेरा क्षेत्र, हमारे अंधभक्त हैं हमारे लोग। ये लोग कहते हैं कि शिक्षित बनाओ व्यक्ति को, वैज्ञानिक शिक्षा दो उसको। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि जो है गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। कब होगा गुलाम को गुलामी का एहसास? जब शिक्षित कर दोगे उसको, वो बेड़िया तोड़ देगा। छोटू राम जी ने कहा कि पढ़ा दो रे, ज्योतिबा फुले ने कहा पढ़ा दो, अंग्रेजों ने कहा कि पढ़ लो। शिक्षा नीति भारत में ही फिलहाल चली, माँ बाप कहते पढ़ लो। क्यों कहते हैं? हमेशा आपको कहते हुए मिलेंगे एक बार हमारे बुजुर्ग कि जो बेटा हमने तो जो करना था कर लिया था, हम तो पढ़ लो। बेटा इससे बुद्धि का विकास होता है। और यहाँ अमेरिका की क्रांति के बाद शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया गया इन लोगों के द्वारा। क्यों दिया गया? इनको पता था कि जो शिक्षित व्यक्ति है, जो किसी प्रकार के अंधविश्वास के अंदर नहीं होगा, किसी प्रकार के वाद के अंदर नहीं होगा, और वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी अपने अधिकारों के लिए बोलेगा। यहाँ क्या कहा गया? कहते कि अमेरिका के नेता इस सत्य से परिचित थे कि लोकतंत्र की सफलता जागरूक एवं प्रबुद्ध मतदाताओं पर निर्भर करती है। जागरूक, अब जागरूक कब होंगे? जागरूक तब होंगे जब वो शिक्षित होंगे। बेटा अमेरिका में क्या करेगा? अमेरिका में जो अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश लाया गया 1785 के अंदर, और इसमें क्या किया? लाखों एकड़ भूमि को सार्वजनिक स्कूलों के लिए आरक्षित कर दिया गया। आरक्षण का सिस्टम, सार्वजनिक जो शिक्षा प्रणाली थी, सभी लोगों के लिए एक समान शिक्षा की जो बात थी, जब भारत में जो शिक्षा नहीं मिली कभी सदियों से, यहाँ शिक्षा के ऊपर एक वर्ग ने जो है, ब्राह्मण वर्ग ने जो है हमेशा कुंडली मार के बैठी। राज्य के ऊपर हमेशा जो अधिकार जो है क्षत्रिय वर्ग का रहा, व्यापार के ऊपर हमेशा अधिकार जो है वैश्य वर्ग का रहा, और जो है शूद्र कम्युनिटी के किसान मजदूर के पास कोई अधिकार ही कौन था? इनके पास कोई अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार ही नहीं रहा इनको। जबकि ये जो लोग कहते हैं, अब संविधान लागू होने के बाद सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। हाँ, ये अलग मैटर है कि शिक्षा के ऊपर कभी जो सरकारों ने ध्यान दिया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा दिया, और जब तो शिक्षा खत्म होती जाने लग रही है, व्यापारी लोगों के हाथ में शिक्षा आएगी, तो आप जो आने वाला टाइम बताएगा कि शिक्षा क्या रहेगी। इन लोगों ने क्या करा? इन लोगों ने स्कूल खोले, विश्वविद्यालय खोले, और सार्वजनिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करने के लिए अनेक अध्यादेश पास किए गए, और उसके ऊपर सही मायने में अमल किया। और आज देखें तो विश्व की जो नंबर 1 लोकतांत्रिक, नंबर 1 जो है महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, वो अमेरिका इसीलिए है। धार्मिक, धर्म के ऊपर प्रभाव पड़े इस क्रांति के। धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? धर्म पर जो प्रभाव पड़ा कि जो प्रांत और चर्च पृथक कर दिए, उनको जो है अलग अलग कर दिया उनका सिस्टम। जो विश्ववादी संघ था, जो कर लगाया करता धर्म का प्रभाव था, वो बंद कर दिए गए। अब एक बात साफ रूप से कहा गया, हेज के अनुसार अमेरिका वह पहला राष्ट्र था जिसने औपचारिक तौर पर धर्म को विशुद्ध व्यक्ति विषय के रूप में स्वीकार किया। विशुद्ध व्यक्ति, ये कहता है कि व्यक्ति का अपना मामला हमने निबेरा, राज्य का मामला नहीं है धर्म, ये व्यक्ति का मामला है, जिसने इस विचार को ग्रहण किया कि राज्य को किसी विशेष धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए, तथा जिसने चर्च व राज्य के मध्य एक न्याय संगत विभेदीकरण का समर्थन किया। अब सिंपल देख लो बेटा, ये कहता है अमेरिका की क्रांति के बाद अमेरिका पहला राष्ट्र है जिसने कहा कि भाई हमारा राज्य धर्म को नहीं, कौन सा भी, ठीक है, पूरा अमेरिका आज जो है आप देखोगे कि अमेरिका के अंदर किसको मानते हैं? ईसाई संप्रदाय वहां, लेकिन उनका राज्य धर्म नहीं है, जिस प्रकार भारत का राज्य धर्म नहीं है। संविधान कहता है कि व्यक्ति का मामला है। ये बात जो है अमेरिका के संविधान में पहला राष्ट्र है साहब। इसके बाद धीरे धीरे और देशों में लोकतांत्रिक जो देश स्थापित हुए, उन लोकतांत्रिक देशों में ये सिस्टम क्रिएट होने लग गया। वो लोग कहने लगे भाई हमारा जो मामला नहीं है, अंदरूनी मामला है, व्यक्ति का मामला है। और जो है जिस प्रकार के जो अनेक प्रतिबंध धर्म के ऊपर लगा दिए गए, धर्म चाल एक साइड बाई हो जा, और जो व्यक्ति को का विकास होने दे, ये था बेटा अमेरिका का प्रभाव। इसके बाद जो है विश्व के अन्य देशों के ऊपर प्रभाव पड़े।
अच्छा मेरे को ये बताओ भाई, कुछ पल्ला पड़ा है हर तक? आवाज आ रही है? ये बाकी सुना है कि नहीं धरती? फिर ठीक है। अब बेटा ये तो नहीं है कि भाई अमेरिका की क्रांति होगी और केवल मात्र अमेरिका पर प्रभाव पड़ा हो। एक मात्र अमेरिका के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु विश्व के अन्य देशों को प्रभावित किया। सबसे पहले कहते हैं कि इस क्रांति का विश्व के देशों पर प्रभाव पड़ा। नंबर एक, प्रजातांत्रिक मूल्यों का प्रभाव पड़ा या प्रसार हुआ। इसको लोकतंत्र भी कह सकते हैं, संविधान तंत्र भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका की क्रांति के बाद, एक क्रांति का आपने ध्यान होगा एक मुख्य मुद्दा था प्रतिनिधित्व। इंग्लैंड की संसद को कानून बनाने की जब बात आई थी, इन्होंने कहा था कि हमें प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, याद होगा कुछ। अब क्या हुआ बेटा, अब जो शासन में भागीदारी की बात आने लगी, वोटिंग अधिकार की बात आने लगी। अमेरिका में एक निश्चित आयु के सभी पुरुषों को वोटिंग का अधिकार दे, जो भारत में आज है। भारत में अधिकार सबको, महिलाओं को, पुरुषों को है, यहां भी जो है अधिकार दे दिया गया, वोटिंग सिस्टम दे दिया गया। हालांकि इंग्लैंड में था, लेकिन थोड़े पैमाने पर था, छोटी बात थी। इंग्लैंड में था लोकतंत्र, लेकिन जो राजतंत्र प्लस लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र है। इसमें संविधान लागू हुआ और संविधान तंत्र के तहत प्रजा के मूल्य, उनके मौलिक अधिकारों की बात होने लगी। आदमी जो है किस प्रकार से शासन करेगा, आदमी के ऊपर कितनी स्वतंत्रता होगी, इसके बात होना। अब इस बात का प्रचार कितना होने लगा, इन मूल्यों का यूरोप के देशों में, यूरोप के देश, बाद में जो जो औपनिवेशिक देश एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप, उन्होंने इन्हीं प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया। ये विश्व के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव। उस टाइम जो है यूरोप के देश इन प्रजातांत्रिक मूल्यों के बारे में उनके लोग भी जागरूक होने लगे। नागरिक अधिकारों के प्रति चेतना। नागरिक अधिकार हो कौन से हैं? अमेरिका की क्रांति में सबसे पहले नागरिक का मतलब होता है बेटा मौलिक अधिकार, बोलने की आजादी, कहीं भी घूमने की आजादी, जो है संविधान के तहत किसी व्यक्ति को जो है भाषण देने की आजादी, किसी व्यक्ति को जो कहीं पे बसने की आजादी, किसी भी व्यक्ति को जो है अपनी योग्यता के आधार पर कोई नौकरी प्राप्त करने की आजादी, किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की आजादी, ये सारे लोकतांत्रिक अधिकार हैं। अमेरिका की क्रांति से पहले कहते हैं, क्रांति के बाद जब संविधान लागू होने लग गया तो इनके अंदर एक डिस्प्यूट भी था। संविधान लागू होने से पहले इसमें नागरिक अधिकार नहीं थे। लोगों ने इस बात की डिमांड की, नागरिक अधिकार नहीं, इसको माना नहीं जाएगा। तो एक बात कही जो संविधान सभा थी, उसने ये कही कि हम पहले ही संविधान संशोधन से नागरिक अधिकार लागू कर देंगे। तो कहते हैं बेटा 10 संविधान संशोधन हुए और उनके तहत जो मौलिक अधिकार स्थापित किए गए। विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा? विश्व के अनेक देशों ने, चाहे भारत हो, भारत के मौलिक अधिकार है, आज हर एक लोकतांत्रिक देश ने उसको स्वीकार किया। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए वो अंश हैं जो विश्व के अनेक भागों ने स्वीकार। जब ये आड़े होने लग गया ना, तो यूरोप के देश और अन्य देश जो है इस बात को स्वीकार करने लगे, डिमांड करने लगे। तो विश्व के देशों पर नागरिक अधिकारों के मामले में प्रभाव पड़ा। यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। यूरोप में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरणा मिली किस बात की? भाई यूरोप में जो है ना अमेरिका की क्रांति होगी और यूरोप के देश जो है ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि कई देशों ने तो इसमें डायरेक्ट रूप से भाग लिया था। कईयों ने जो है तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। अब क्या हुआ, यूरोप में तानाशाही थी, तो यूरोप के देश इस तानाशाही के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन होने लगे। वहां के लोग इकट्ठे होने लगे और इस बात का डर यो बैठ गया कि जो यूरोप के देशों ने लोगों को अधिकार देने प्रारंभ कर दिए। और इस क्रांति का प्रतिफल था कि आगे जाकर जर्मनी और इटली का एकीकरण भी इसकी दिशा में प्रयास था। लोग वहीं से सीख लेने लग रहे थे। यूरोप के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या होने लगी। भारत जैसे देश जो
हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो आप एक बात हमेशा पढ़ोगे कि यहाँ से इस क्रांति से प्रेरणा लेते हैं। हम कहते हैं जो यूरोप के राष्ट्रों के प्रति या इंग्लैंड के प्रति, जब इंग्लैंड को अमेरिका पराजित कर सकता है तो भारत के लोग क्यों नहीं। जब यूरोप के देश वहां कब्जा कर रहे थे तो वो स्वतंत्र हो सकता, तो हमारे यहाँ एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये उपनिवेश क्यों नहीं हो सकते। तो बेटा इसको बल मिला, इस बात को बल मिला। उन लोगों ने इतिहास पढ़ा, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्य पढ़े, इसीलिए जो है इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की स्थापना सबसे उत्तम मानी गई है। अब दो देशों पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ना हमें जरूरी है। सबसे डायरेक्ट जो प्रभाव पड़ा इस क्रांति का, अगर किसी विश्व पे पड़ा हो तो सबसे पहले पड़ता है इंग्लैंड के प्रभाव। इंग्लैंड पर प्रभाव कौन सा पड़ा भाई? सबसे पहला इसके उपनिवेश चले गए, इंग्लैंड के उपनिवेश चले गए। 13 जो बस्तियां थी वो उसके हाथ तक चले गई। इसको बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, नंबर 1। नंबर 2, लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर 7 साल लगभग चली। उस लड़ाई में इसका बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट हुआ, उसमें लड़ाई भी लड़ी, पैसा वेस्ट हुआ और कुछ हाथ लगा नहीं, इसका जो दिवालियापन के स्टेज पर आ गया। इंग्लैंड के जो उद्योग थे उनको भारी नुकसान हुआ। क्यों? 2 बातें थी। एक तो भाई जो तैयार माल जो अमेरिका में बेच लिया करते, और जो कच्चा माल चाहिए था वो अमेरिका में मिल जाया करता, अब वो मिलना बंद हो गया। अब वो मिलना बंद हो गया तो अमेरिका के जो उद्योग थे ना उनको बड़ा नुकसान हुआ। इंग्लैंड को एक नुकसान और जबरदस्त होता है, इंग्लैंड की नौसेना शक्ति विश्व में नंबर 1 थी। इंग्लैंड सामरिक दृष्टि से उस समय सैनिक दृष्टि से नंबर 1 था। इंग्लैंड की पराजय होगी। जो जिसको अजय मान रहे थे, यूरोप के देश जिसको अजय मान चुके थे, उनको यह आभास हो गया कि इसको पराजित किया जा सकता है, इसको जो है पराजित किया जा सकता है, ये बात क्लियर होगी। और भाई इंग्लैंड के व्यापार को नुकसान हुआ, इंग्लैंड का व्यापार बर्बाद हो गया। बेटा उस टाइम तक भारत तो इसका उपनिवेश नहीं बचा है, बड़ा खास, ठीक है, कुछ भागों के अंदर उसका अधिकार हो चुका था, लेकिन इतने बड़े तादाद में जो है भारत के अंदर अभी भारत को वो उपनिवेश अमेरिका के ऊपर ये डिपेंड करता था मुख्य रूप से बहुत ज्यादा। तो अमेरिका इसके हाथ से चला गया तो इसका उद्योग भी प्रभावित हुए, इसका जो व्यापार भी प्रभावित हुआ, इसकी जो है सामरिक शक्ति भी प्रभावित हुई। इसके साथ साथ अब क्या हुआ, इंग्लैंड की संसद को धन चाहिए, संसद तो धन चाहिए राजा ने। अब धन चाहिए तो इंग्लैंड की संसद से बार बार राजा को डिमांड करनी पड़ी, ये संसद का एक रूल बना रखा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि संसद ने कई चीजें राजा के सामने प्रस्तुत की, अधिकार प्रस्तुत किए, राजा उनको मानने के लिए बाध्य हुआ। जनता ने भी जो है इस बात को जो है संसद के प्रतिनिधियों पर और राजा के ऊपर जो है, क्योंकि अमेरिका की क्रांति का इंग्लैंड में प्रभाव ये पड़ा कि वहां के नागरिक भी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकार मांगने लग गए, और आगे का प्रतिफल ये रहा कि उनको अधिकार देना इनकी मजबूरी हुई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, अमेरिका के हाथ से जाने के बाद, अमेरिका के हाथ से जाने के बाद अब क्या हुआ, अब जो है इसने एक बात और देखी, चलो थोड़े दिन तो सिस्टम रहा, इन्होंने सभी बिंदुओं पर विचार किया और इन लोगों ने और दूसरे देशों में, खासकर भारत जैसे देशों में पूरा का पूरा ध्यान झोंक दिया, और जो जिस प्रकार अमेरिका था उस टाइम इनका उपनिवेश था, इस प्रकार से भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, और जो है आर्थिक उन्नति इनकी फिर एक लंबे समय के बाद प्रारंभ हो गई। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव, फ्रांस के ऊपर प्रभाव, क्योंकि आपको पता है कि कनाडा के हाथ से जाने के बाद फ्रांस वो देश था जिसने इंग्लैंड को शत्रु, क्योंकि इंग्लैंड की शत्रुता थी, इंग्लैंड ने डायरेक्ट रूप से इसको पराजित किया था। अब जो है फ्रांस ने डायरेक्ट रूप से इसमें इंटरफेयर करा। अमेरिका अगर स्वतंत्र हुआ उसमें बहुत बड़ा कारण जो है अमेरिका के लोगों को फ्रांस का सहयोग मिलना है। अगर फ्रांस सहयोग नहीं देता, फ्रांस युद्ध में डायरेक्ट नहीं आता, तो अमेरिका स्वतंत्र नहीं होता, एक क्लियर बात है। अब क्रांति होगी, ठीक है यार, अमेरिका में, उसमें क्या हुआ कि इनका बहुत ज्यादा धन लग गया, पैसा बहुत ज्यादा लग गया, और भाई आर्थिक बेनिफिट इतना होया नहीं,
जो चाहते थे, आर्थिक बेनिफिट। आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब किस पर लगाओगे टैक्स? अपनी जनता पर लगाओगे। तो बेटा जनता पे लगाओगे ना, तो यहाँ क्या हुआ, इस बात का प्रतिफल उल्टा हुआ। यहाँ के लोगों ने क्रांति कर दी। यहाँ के बुद्धिजीवी अमेरिका के युद्ध के ऊपर, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर डायरेक्ट रूप से निगाह रखी हुई। परिणाम ये हुआ कि यहाँ क्रांति हो गई। और जो है इस क्रांति का एक प्रतिफल था कि जब टैक्स लगाया गया, लोगों ने जो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। लोग 1789 की फ्रांस की क्रांति अमेरिका की क्रांति का फल था। जो पेड़ लगाया था उसका फल था। तो कुल मिला के प्यारे विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति ने जहां लोकतंत्र को स्थापित किया, 1776 ईस्वी में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। जिस प्रकार से एक औपनिवेशिक शक्ति को पराजित किया, जिस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित किया, जिस प्रकार से अमेरिका का उसके बाद कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापारिक उन्नति हुई, जिस प्रकार से विश्व के अन्य देशों में राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जिस प्रकार से इंग्लैंड का जो है उद्योग प्रभावित हुए, जिस प्रकार से 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई, जिस प्रकार से अन्य औपनिवेशिक देशों को इतिहास से प्रेरणा लेने कर इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ साथ दूसरे औपनिवेशिक देश थे, उन देशों को पराजित करने का और जो है एक आयाम स्थापित करने का एक अवसर मिला। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अमेरिका की क्रांति विश्व इतिहास की एक निर्णायक घटना थी। तो बेटा कर लोगे?